गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। बेटा बीटा एलिमिनेशन में मैंने बाईमोलिकुलर एलिमिनेशन और यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन का डिस्कशन कंप्लीट कर दिया है। अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूं बीटा एलिमिनेशन का जो थर्ड केस है। लिखो पायरोलिटिक एलिमिनेशन। पायरोलिटिक एलिमिनेशन। पायरोलिटिक एलिमिनेशन, इसको इंटरनल एलिमिनेशन भी बोलते हैं, ईआई। पायरोलिटिक एलिमिनेशन और इंटरनल एलिमिनेशन इसको बोलते हैं। तो इसका डिटेल लिखो। दिस एलिमिनेशन इज गिवन बाय तो पैरोलिटिक एलिमिनेशन का डिटेल लिखो बेटा। दिस एलिमिनेशन इज गिवन बाय अ वेरी स्मॉल फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। This elimination is given by a very small family of organic compounds such as this elimination is given by a very small family of organic compounds such as ester, xanthates, and amine oxide. एस्टर, जैंथेट्स एंड अमाइन ऑक्साइड, ये तीन ऐसे कंपाउंड हैं जो पैरोलिटिक एलिमिनेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, आगे लिखो इसका डिटेल। लिखो दिस रिएक्शन प्रोसीड इन गैसियस फेज। This reaction proceed in gaseous phase. This reaction proceed in gaseous phase at high temperature. At high temperature. At high temperature. Usually
usually just above the boiling point, usually just above the boiling point of the substrate involved, ये substrate है, ये तीन यहाँ पे जो हमने लिखे हुए एस्टर, जैंथेट, समाइन ऑक्साइड, ये सबस्ट्रेट है. यूजुअली जस्ट अबव द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सबस्ट्रेट, यूजुअली जस्ट अबव द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सबस्ट्रेट. आगे लिखो, एंड डज नॉट इन्वॉल्व, एंड डज नॉट इन्वॉल्व, and does not involve any catalyst, and does not involve any catalyst further characteristic में लिखो, reaction is example of, reaction is example of, reaction is example of syn elimination, syn elimination. जो E2 रिएक्शन है वो एंटी एलिमिनेशन का एग्जांपल होती है, ये सिन एलिमिनेशन का एग्जांपल होती है. रिएक्शन इज एग्जांपल ऑफ सिन एलिमिनेशन बिकॉज इट प्रोसीड्स थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ, because it proceeds through the formation of, because it proceeds through the formation of a cyclic transition state, a cyclic transition state. तो यहाँ पे एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है, इसलिए रिएक्शन हमेशा सिन एलिमिनेशन का एग्जांपल होती है. एक और पॉइंट यहां पे लिखो, रिएक्शन ऑलवेज फॉलो, रिएक्शन ऑलवेज फॉलो anti-Sadjev's rule, that is Hoffman's rule, anti-Sadjev's rule, that is Hoffman's rule. रिएक्शन एंटी सैडजेव्स रूल यानी कि हॉफमैन्स रूल को फॉलो करती है. तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक है. बोले कि पैरोलिटिक एलिमिनेशन में सिर्फ ये तीन सबस्ट्रेट पार्टिसिपेट कर सकते हैं. रिएक्शन हमेशा गैसियस फेज में होती है. गैसियस फेज में होने का मतलब है कि ये जो हमने सबस्ट्रेट कंसीडर किए इनके बॉइलिंग पॉइंट के से जस्ट अबव टेम्परेचर पे रिएक्शन होगी. और रिएक्शन में कोई कैटलिस्ट यूज नहीं होता. रिएक्शन हमेशा सिन एलिमिनेशन का एग्जांपल होती है क्योंकि रिएक्शन में साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनता है. और रिएक्शन हमेशा हॉफमैन्स एलिमिनेशन रूल को यानी कि एंटी सैडजेव्स रूल को फॉलो करती है. ठीक है, तो अब एक एक करके इन तीनों का पैरोलिटिक एलिमिनेशन को कंसिडर करते हैं. तो आप लिखो, पायरोलिसिस ऑफ एस्टर, pyrolysis of ester. Pyrolysis of ester, इसका डिटेल लिखो. लिखो, when ester containing at least one beta hydrogen, when ester containing at least one beta hydrogen, when ester containing at least one beta hydrogen on the alkyl group, when ester containing at least one beta hydrogen on the alkyl group
on the alkyl group attach with oxygen atom, attach with oxygen atom is heated at 350 to 450 degree centigrade, is heated at 350 to 450 degree centigrade, then alkene is obtained. Then alkene is obtained along with the formation of carboxylic acid, along with the formation of carboxylic acid. अब एक चीज और ध्यान देना बेटा, यहाँ पे रिएक्शन बहुत हाई टेम्परेचर पे हो रही है और एल्कीन के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है, तो ये भी पॉसिबल है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म हुआ है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे फॉर्म हुआ है, उसका डीकार्बोक्सिलेशन भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड के डीकार्बोक्सिलेशन पे जो कार्बन के बाद जो कार्बन आयन बन रहा है वो कितना स्टेबल है। ठीक है, तो उसके बेसिस पे ये भी आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन भी पॉसिबल है। ठीक है, एल्केन में बताया था। तो अब जरा देखो, बोल रहा है कि हमारे पास एक एस्टर है जिसमें ऑक्सीजन से अटैच एल्काइल ग्रुप, एक एस्टर को कंसीडर कर रहा है, ये ऑक्सीजन है यहाँ पे, इस ऑक्सीजन से जो एल्काइल ग्रुप अटैच है उसके बीटा कार्बन पे कम से कम एक हाइड्रोजन जरूर होना चाहिए। अब हम इसको हीट कर रहे हैं। पहले ही आपने देखा यहां कोई कैटलिस्ट रिक्वायर्ड नहीं होता, इसको हीट कर रहे हैं 350 टू 450 डिग्री सेंटीग्रेड, तो रिएक्शन के थ्रू एल्कीन बन जाता है और एल्कीन के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होगा जो कि डीकार्बोक्सिलेट हो सकता है अगर कार्बन आयन स्टेबल है। मैंने बताया था कि अगर कार्बन आयन को स्टेबिलिटी एरोमेटिसिटी के थ्रू मिलती है या कार्बन आयन को स्टेबिलिटी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के माइनस एम इफेक्ट के थ्रू अगर मिलती है, तो ऐसे सिचुएशन में डीकार्बोक्सिलेशन विदाउट सोडा लाइम सिंपली हीटिंग के थ्रू पॉसिबल है। इसलिए ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे फॉर्म हुआ है ये फर्दर डीकार्बोक्सिलेट हो सकता है। तो अब जरा देखो रिएक्शन मैकेनिज्म क्या है। देखो इस कार्बन को अरे ये एल्कीन कहां से आ गया भाई, ये कलाकार जो है ना कुछ कुछ मैंने इस कार्बन को, ठीक है, ये वाला कार्बन यहां पे रिप्रेजेंट किया है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो आप देखो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री यहां पे होनी चाहिए। ये वाला कार्बन भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होनी चाहिए। यहाँ पे जो ऑक्सीजन है इसके अबाउट शेप को अगर आप देखो तो बेंड शेप होना चाहिए, वी शेप होना चाहिए। ठीक है,
और फिर उससे अटैच है ये कार्बन। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो sp2 है तो ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होनी चाहिए। और यहां पे एल्काइल ग्रुप, ठीक है, ये एस्टर है। इस एस्टर को हीट कर रहे हैं, तो जब हम इसको हीट करते हैं तो क्या होता है, हाई टेम्परेचर पे अगर रिएक्शन हो रही है गैसियस फेज में तो होमोलिसिस के थ्रू प्रोसीड करनी चाहिए। तो रिएक्शन होमोलिसिस के थ्रू प्रोसीड करेगी। अब देखो होमोलिसिस कैसे होगी, यहाँ पे ये वाला जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होमोलिटिकली ब्रेक होता है। इधर ये जो आप कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड देख रहे हो, ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड भी होमोलिटिकली ब्रेक होता है। और यहाँ पे ये वाला जो कार्बन ऑक्सीजन पाई बॉन्ड है, ये भी होमोलिटिकली ब्रेक होता है। ठीक है, तो अब देखो ये इस ऑक्सीजन पे फ्री रेडिकल बनेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन फ्री रेडिकल, ये आपस में अटैच होंगे। ठीक है, और यहाँ पे आप देखो इस कार्बन पे फ्री रेडिकल बना है और इधर इस ऑक्सीजन पे फ्री रेडिकल बना है, ये भी आपस में अटैच होंगे। ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाना है, यहाँ पे फ्री रेडिकल, यहाँ फ्री रेडिकल, मतलब यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म होना है। तो अब आप देखो ट्रांजिशन स्टेट जो फॉर्म होगा रिएक्शन में, ऐसा ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होगा। ऐसा ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पे फॉर्म होगा। आप देख रहे हो साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। ठीक है, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। अब देखो यहाँ पे एल्कीन बन जाना है। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ये एल्कीन फॉर्म हो जाए, ये एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। और इधर क्या बनेगा, देखो आर सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड ओ, एच, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये फॉर्म हो जाएगा। तो इस तरीके से एस्टर के पैरोलिसिस अगर हम कराते हैं तो एल्कीन बनता है और एल्कीन के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। अब एक बात और समझ सकते हो, ये सिन एलिमिनेशन का एग्जांपल क्यों है रिएक्शन, देखना। एक तो यहाँ इस वाले पार्ट से ये हाइड्रोजन जा रहा है, ये वाला हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, दूसरा ये OCOR रिमूव हो रहा है। तो हाइड्रोजन और OCOR सेम साइड से रिमूव होते हैं। हाइड्रोजन और ये OCOR एक ही साइड से रिमूव हो रहे हैं, इसीलिए हम इसको सिन एलिमिनेशन बोलते हैं। तो ये मैकेनिज्म समझ में आ गई बेटा।
पैरालिसिस ऑफ एस्टर की मैकेनिज्म क्लियर हो गई? बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा? ब्यूट वन इन, ब्यूट वन इन, वेरी गुड, सही है। ब्यूट वन इन। देखो इस ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है और ये बीटा कार्बन, ठीक है। अगर हाइड्रोजन यहां से रिमूव होता है तो सेट-जेप्स रूल फॉलो होगा, अगर हाइड्रोजन यहां से रिमूव होता है तो हॉफमैन्स रूल फॉलो होगा। अभी मैंने बताया कि रिएक्शन ऑलवेज फॉलो हॉफमैन्स एलिमिनेशन रूल, तो इसलिए यहां से हाइड्रोजन का रिमूवल के थ्रू मेजर प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो मेजर प्रोडक्ट की अगर बात करें तो रिएक्शन में मेजर प्रोडक्ट होगा CH3, CH2, CH, डबल बॉन्ड CH2 प्लस CH3, CH2, C डबल OH, ये बनेगा प्रोपेनोइक एसिड और उसके साथ ब्यूट वन इन, ये मेजर प्रोडक्ट है। ये बाई प्रोडक्ट है। बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा?
सही है। देखो जब पायरोलिसिस होगी तो यहां से हाइड्रोजन और ये OCO-CH3 और उसमें यहां से हाइड्रोजन और ये OCO-CH3 रिमूव हो जाएगा, तो फिर ये प्रोडक्ट फॉर्म होना चाहिए। इस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन लिखो, पायरोलिसिस ऑफ जैंथेट्स। पायरोलिसिस ऑफ जैंथेट्स। पायरोलिसिस ऑफ जैंथेट्स। इसका डिटेल लिखो बेटा। पायरोलिसिस ऑफ जैंथेट्स में when xanthate having when xanthate having when xanthate having at least one beta hydrogen, when xanthate having at least one beta hydrogen on alkyl group attached with oxygen atom, on alkyl group attached with oxygen atom, when xanthate having at least one beta hydrogen on alkyl group attached with oxygen atom is heated at 200 to 300 degree centigrade, is heated at 200 to 300 degree centigrade, then alkene is obtained. Then alkene is obtained. अब इससे ये पता चलता है कि जैंथेट का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो एस्टर के बॉइलिंग पॉइंट से कम है। ठीक है, जैंथेट का बॉइलिंग पॉइंट एस्टर के बॉइलिंग पॉइंट से कम है। तो अब जरा देखो, जैंथेट का स्ट्रक्चर ऐसा है, RS C डबल बॉन्ड S O R। ये है जैंथेट। यहां पे बोल रहा है कि जो जैंथेट में ऑक्सीजन से अटैच एल्काइल ग्रुप है, ऑक्सीजन से अटैच एल्काइल ग्रुप को अगर कंसीडर करें तो इसके बीटा कार्बन पे कम से कम एक हाइड्रोजन जरूर होना चाहिए। जो एल्काइल ग्रुप ऑक्सीजन से अटैच है उसके बीटा कार्बन पे कम से कम एक हाइड्रोजन जरूर होना चाहिए। अब इसको हीट कर रहे हैं at 200 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड, 200 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हीट करने पे क्या होता है, बोल रहा है कि हीट करने पे एल्कीन बन जाता है, एल्कीन का फॉर्मेशन होता है और उसके साथ बन जाता है RS C डबल बॉन्ड O SH, और ये अनस्टेबल है तो हीट करने पे ये डिकम्पोज हो जाता है और डिकम्पोज होकर के ये बना लेता है COS प्लस RSH।
जैसे उधर डी कार्बोक्सिलेशन ऑब्जर्व होता है, उसी पैटर्न पे ये रिएक्शन होती है। ठीक है, इनफैक्ट ये और इजिली डिकम्पोज हो जाता है, मतलब ये हमेशा अगर ये फॉर्म होगा तो हमेशा डिकम्पोज ही होगा। तो थाइऑल बन गया, और थाइऑल के साथ क्या बन गया, COS, कार्बन डाइऑक्साइड जैसा कंपाउंड, कार्बोनिल सल्फाइड। अब जरा देखो मैकेनिज्म क्या है रिएक्शन की। तो रिएक्शन मैकेनिज्म को समझने के लिए यहाँ पे आपको, मतलब आपको तो नया स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। यहाँ पे सल्फर और इधर जो है वो SR, इसको मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया। तो ये ट्रांजिशन स्टेट बन जाएगा। ये ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, और फिर ये डिकम्पोज होकर के एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये आ जाएगा SrCOSH, SrCOSH, जो कि हीट करने पे, जब हम इसको हीट करते हैं तो हीट करने पे ये डिकम्पोज हो जाता है। हीट करने पे ये डिकम्पोज हो जाता है, और इसके डिकम्पोजिशन से COS बन जाता है प्लस RSH। इस पैटर्न पे रिएक्शन प्रोसीड करती है। मैकेनिज्म अगर आप देखो तो पायरोलिसिस ऑफ एस्टर के एनालॉगस है। तो मैकेनिज्म क्लियर हो गई बेटा, पायरोलिसिस ऑफ एस्टर की मैकेनिज्म क्लियर। Pyrolysis of amine oxide. Pyrolysis of amine oxide. इसका डिटेल लिखो। लिखो when amine oxide having at least one beta hydrogen, when amine oxide having at least one beta hydrogen, when amine oxide having, निशांत माइक म्यूट करो बेटा।
when amine oxide having at least one beta hydrogen on alkyl group attach with nitrogen atom, on alkyl group attach with nitrogen atom, on alkyl group attached with nitrogen atom is heated at 150 to 200 degrees centigrade, 150 to 200 degrees centigrade, then alkene is obtained. 150 to 200 degrees centigrade, then alkene is obtained. Then alkene is obtained. तो अब जरा देखो, यहाँ पे हमारे पास ये अमाइन ऑक्साइड है, इसको हीट कर रहे हैं, तो इसको हीट करने पे एल्कीन का फॉर्मेशन होता है और हाइड्रोक्सिल अमाइन बनता है। ये प्रोडक्ट फॉर्म होता है। ये स्ट्रक्चर है इसका, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इसको हीट कर रहे हैं। हीट करने पे यहाँ रिएक्शन कुछ इस तरीके से प्रोसीड करती है। ये ऑक्सीजन यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव करता है, ये वाला बॉन्ड पेयर यहाँ ट्रांसफर होता है पाई बॉन्ड के फॉर्म में, और ये वाला बॉन्ड ब्रेक होकर के नाइट्रोजन को ट्रांसफर हो जाता है। तो ऐसा ट्रांजिशन स्टेट बनेगा यहाँ पे। चार्ज ऑफ रहने दो। ये ट्रांजिशन स्टेट बनेगा और उसके बाद ये ट्रांजिशन स्टेट
प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, ऐसा प्रोडक्ट फॉर्म होगा यहाँ पे। ये प्रोडक्ट बनेगा। अब यहाँ पे एक बात और इंपॉर्टेंट है कि ये जो अमाइन ऑक्साइड हम कंसिडर कर रहे हैं, ये अमाइन ऑक्साइड को फॉर्म कैसे करेंगे। ठीक है, तो अब देखो अमाइन ऑक्साइड का फॉर्मेशन कैसे होता है। अमाइन ऑक्साइड को फॉर्म करने के लिए टर्सरी अमाइन को हमने कंसिडर किया। टर्सरी अमाइन, इसको ट्रीट कर रहे हैं पर ऑक्सी एसिड के साथ, जैसे H2SO5 के साथ ट्रीट कर दिया, और H2S2O8 जिनमें परऑक्साइड लिंकेज होती है, और इसको H2O2 और BF3 के साथ ट्रीट कर दिया। तो यहाँ पे जो परऑक्साइड के फॉर्म में एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन फ्री होकर के इस नाइट्रोजन से अटैच हो जाता है। ये बन जाता है अमाइन ऑक्साइड। आप चाहो तो इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, आप इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो क्योंकि इन रिएक्शंस को परफॉर्म करने के लिए हमें कोई भी एक्सटर्नल रिएजेंट के सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती, इसीलिए इनको हम इंटरनल एलिमिनेशन बोलते हैं। ठीक है, सिर्फ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है और उसके अलावा कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं है। सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को सिंपली हीट करके प्रोडक्ट फॉर्मेशन करते हैं, इसीलिए इन रिएक्शंस को इंटरनल एलिमिनेशन बोला जाता है। ठीक है, तो ये बीटा एलिमिनेशन का थर्ड केस की एनालिसिस हो गई। अब आप नोट करो, जनरल एलिमिनेशन रूल, जनरल एलिमिनेशन रूल, जनरल एलिमिनेशन रूल। तो इसमें लिखो बेटा, लिखो इन एलिमिनेशन रिएक्शन, in elimination reaction, in order to determine the major product, in elimination reaction, in order to determine the major product, in elimination reaction, in order to determine the major product, following rules are taken into consideration. Following rules are taken into consideration. Following rules are taken into consideration. कौन कौन से रूल है देखो। नंबर 1, सेट-जेप्स रूल। आप साथ में डिटेल भी लिखते जाओ। सेट-जेप्स रूल, और इसको जेटसेप्स रूल भी बोलते हैं, जेटसेप्स रूल।
देखो इसका डिटेल लिखो। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, ड्यूरिंग बीटा एलिमिनेशन, according to this rule, during beta elimination, according to this rule, during beta elimination, hydrogen is always removed. Hydrogen is always removed. Hydrogen is always removed from that beta carbon, from that beta carbon which possess minimum number of hydrogen atom, which possess minimum number of hydrogen atom, which possess minimum number of hydrogen atom. आगे लिखो, अंडर सच कंडीशन, under such condition formation of, under such condition formation of, under such condition formation of more substituted alkene, under such condition formation of more substituted alkene takes place, under such condition formation of more substituted alkene takes place, which is more stable, which is more stable because of, which is more stable because of greater number of hyperconjugating structure, which is more stable because of greater number of hyperconjugating structure. Which is more stable because of greater number of hyperconjugating structure. आगे लिखो बेटा इसमें, this elimination rule, this elimination rule, this elimination rule is followed, this elimination rule is followed in majority of E2 reaction, in majority of E2 reaction, as well as in all E1 reaction. This elimination rule is followed in majority of E2 reaction as well as in all E1 reaction. तो जितनी भी E1 रिएक्शन है सब में ये रूल फॉलो होता है और ज्यादातर E2 रिएक्शन में ये रूल फॉलो होता है, क्योंकि यही दो मैकेनिज्म एलिमिनेशन में सबसे कॉमन मैकेनिज्म बोली जाती है, इसलिए हम इसी को जनरल सेंस में एलिमिनेशन रूल बोलेंगे। तो जनरल एलिमिनेशन रूल क्या है? तो आप बोलोगे जनरल एलिमिनेशन रूल इज सेट-जेम्स रूल। ठीक है, तो अब जैसे देखो, अगर हमने कंसिडर किया है एक एल्काइल हैलाइड को, ये एल्काइल हैलाइड है एल्कोहलिक KOH के साथ, इसको हीट कर रहे हैं, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन है, E2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगी। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो न्यूक्लियोफ्यूज के रेस्पेक्ट में ये अल्फा और ये बीटा कार्बन है, इस बीटा कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन, इस बीटा कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है। सेट-जेम्स रूल के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन अगर यहां से रिमूव होता है तो मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो इसलिए मेजर प्रोडक्ट रिएक्शन में फॉर्म होगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3।
इसके साथ बन रहा है KBr और फॉर्म हो रहा है H2O। ब्यूटोइन फॉर्म हो रहा है, पोटेशियम ब्रोमाइड फॉर्म हो रहा है और H2O फॉर्म हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू इस प्रोडक्ट को अगर देखें तो ये सेटजेप्स प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट सेटजेप्स रूल के अकॉर्डिंग फॉर्म हो रहा है उसको सेटजेप्स प्रोडक्ट बोलेंगे। अगर यहां पे डबल बॉन्ड आता तो हॉफमैन्स प्रोडक्ट बोला जाता। सेकेंड रूल लिखो बेटा, एलिमिनेशन रूल में सेकेंड रूल लिखो, हॉफमैन्स रूल दैट इज एंटी सेटजेप्स रूल। हॉफमैन्स रूल दैट इज एंटी सेटजेप्स रूल। हॉफमैन्स रूल दैट इज एंटी सेटजेप्स रूल। स्टेटमेंट लिखो, देखो according to this rule, according to this rule, if reaction condition is favorable, if reaction condition is favorable, then hydrogen is removed from that beta carbon. If reaction condition is favorable, then hydrogen is removed from that beta carbon with respect to nucleofuse. Then hydrogen is removed from that beta carbon with respect to nucleofuse, with respect to nucleofuse, which possess greater number of hydrogen atom, which possess greater number of hydrogen atom, which possess greater number of hydrogen atom. आगे लिखो बेटा, this rule is generally followed, this rule is generally followed this rule is generally followed in order to minimize the steric hindrance, in order to minimize the steric hindrance. ज्यादातर अगर हम हॉफमैन्स रूल को कंसीडर करें तो ये स्टेरिक हिंड्रेंस को मिनिमाइज करने के लिए फॉलो होता है। ठीक है, अब बात आती है हॉफमैन्स रूल कहां कहां पे ऑब्जर्व होगा। आगे लिखो, हॉफमैन्स रूल is followed, Hoffman's rule is followed in some E2 reaction, Hoffman's rule is followed in some E2 reaction, in all even CB reaction, in all even CB reaction, in all even CB reaction, as well as in pyrolytic elimination, as well as in pyrolytic elimination, as well as in pyrolytic elimination. तो अगर हॉफमैन्स रूल को कंसीडर करें तो हॉफमैन्स रूल कहां कहां पे फॉलो होता है, बोलते हैं कुछ E2 रिएक्शन में फॉलो होता है, सारे E1 CB रिएक्शन में फॉलो होता है और सारे पायरोलिटिक एलिमिनेशन रिएक्शन में फॉलो होता है। ठीक है, जैसे अगर हम
इसको कंसिडर कर रहे हैं, एल्काइल फ्लोराइड, और इसको सोडामाइड के साथ हीट कर रहे हैं। ये रिएक्शन E1CB मैकेनिज्म को फॉलो करती है, बिकॉज फ्लोरीन इज अ पुअर न्यूक्लियोफ्यूज। क्योंकि फ्लोरीन पुअर न्यूक्लियोफ्यूज है, इसलिए रिएक्शन E1CB मैकेनिज्म को फॉलो करेगी। और E1CB मैकेनिज्म को फॉलो करेगी तो हॉफमैन्स प्रोडक्ट इज मेजर प्रोडक्ट। हॉफमैन्स प्रोडक्ट इज मेजर प्रोडक्ट, तो हाइड्रोजन यहां से रिमूव होगा, इस कार्बन से। थर्ड रूल लिखो बेटा, थर्ड रूल लिखो, ब्रेट्स रूल। ब्रेट्स रूल, BREDT लिखो। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, according to this rule, no matter a reaction follows whatsoever mechanism, 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 a multiple bond never produced, a multiple bond never produced, a multiple bond never produced at bridgehead carbon, at bridgehead carbon of bridged bicyclic compound, at bridgehead carbon of bridged bicyclic compound, at bridgehead carbon of bridged bicyclic compound, unless excellent nucleofuse, unless excellent nucleofuse is present, unless excellent nucleofuse is present, and unless excellent nucleofuse is present and ring size is large enough, and ring size is large enough, अगर न्यूक्लियोफ्यूज बहुत अच्छा है, ठीक है, या रिंग साइज काफी बड़ा है, तो हो सकता है कि ब्रिजहेड कार्बन पे मल्टीपल बॉन्ड प्रोड्यूस हो जाए। अदरवाइज नॉर्मल कंडीशन में ब्रिजहेड कार्बन पे मल्टीपल बॉन्ड प्रोड्यूस नहीं हो सकता, चाहे रिएक्शन कोई भी मैकेनिज्म को फॉलो कर रही हो। इसको बोलते हैं ब्रेट्स रूल। इसीलिए मैंने पीछे लिखवाया था कि इफ न्यूक्लियोफ्यूज इज प्रेजेंट एट ब्रिजहेड कार्बन ऑफ ब्रिज्ड बाइसाइक्लिक कंपाउंड, देन सबस्ट्रेट इज इनर्ट टुवर्ड्स E2 एंड E1 मैकेनिज्म। तो अब जैसे अगर हम इसको कंसीडर कर रहे हैं, अगर हम इसको कंसीडर कर रहे हैं और एल्कोहलिक KOH के साथ हीट करते हैं, तो कोई रिएक्शन ऑब्जर्व नहीं होगी, नो रिएक्शन, ठीक है। इनफैक्ट अगर हम इसको कंसीडर कर रहे हैं, अगर हमने इसको कंसीडर किया है
और इसको हम एल्कोहलिक KOH के साथ हीट करते हैं, तो यहां पे एलिमिनेशन नहीं हो सकता, ठीक है। हाँ, एक रिएक्शन जरूर हो सकती है यहां पे। अगर आप देखो तो यहाँ पे ये रिएक्शन हो सकती है, मतलब ब्रोमीन हट करके उसकी जगह पे OH आ जाए, ये पॉसिबल है, लेकिन एलिमिनेशन नहीं हो सकता, ठीक है। ये प्रोडक्ट जो है, ये वाला प्रोडक्ट, ये फॉर्म नहीं हो सकता। मल्टीपल बॉन्ड ब्रिज हेड कार्बन पे प्रोड्यूस नहीं होगा। क्यों नहीं प्रोड्यूस होगा? क्योंकि तब कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होगा, और sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री चाहता है, और वो ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री वहां पे उसको मिल नहीं पाएगी, इसलिए उस वहां पे एंगुलर स्ट्रेन डेवलप होगा, जो कि उसको डिस्टेबलाइज करता है, ठीक है। तो ये है ब्रेड्स रूल। इसके अलावा एक रूल और है, हेडिंग डाल करके छोड़ दो इसको, कल के क्लास में डिस्कस करेंगे। नोट करो, कंजुगेशन रूल। कंजुगेशन रूल, फोर्थ रूल है कंजुगेशन रूल। इसको कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके बेटा। थैंक यू सर।